Hello everyone, this is Yash and we are back on CS Explained। अभी मैं रात के बज रहे हैं कुछ 2:30 एंड मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की मिसाइल्स को मार गिराया गया है इंडिया के द्वारा एंड आई थॉट यार ये एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है। स्टार्टेड सर्चिंग ऑन दैट, तो रिसर्च करके काफ़ी ये वीडियो बनाई है। लेट्स सी कि एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है, उस पर एक बार आज बात करते हैं। देखते हैं कि इंजीनियरिंग टर्म्स में किस तरीके से पता लगाते हैं कि यार ये मिसाइल यहाँ पे है, किस तरीके से उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एयर डिफेंस सिस्टम्स की, सबसे पहले देख लेते हैं यार एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। ठीक है, जस्ट टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द एयरबॉर्न थ्रेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं यार शॉर्ट रेंज में है। ये शॉर्ट रेंज में क्या है? शॉर्ट रेंज में आयरन डोम, जो कि ड्रोन्स के लिए होता है। बेसिकली बहुत सारे ड्रोन्स भी शॉट डाउन किए गए पाकिस्तान के एंड बेसिकली उसमें आयरन डोम इन्वॉल्व था। एंड दूसरा आता है मिड रेंज, मीडियम रेंज। ये बेसिकली सिटीज़ में ज़्यादा डिप्लॉयड होता है, जो मेन सिटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉयड होता है। इसमें मिसाइल्स जो यूज़ होती है वो है AIM-120C। मेनली ये मेन जो सिटीज़ का एरिया होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। बहुत ज़्यादा रेंज इसकी नहीं होती है, एल्टीट्यूड वाइज 20 किलोमीटर की रेंज होती है एंड रेंज वाइज अगर हम बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनकी इंजीनियरिंग्स की कि कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, तो वो अभी हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों पे। बट अभी हम देख रहे हैं कि टाइप्स क्या हैं। लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की बात करते हैं तो लॉन्ग रेंज सिस्टम्स में S-400 आता है, जिसका काफ़ी यूज़ हुआ आज रात को मिसाइल्स को ड्रॉप करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। एंड ये एक रशिया के द्वारा बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो रशियन टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ये बेसिकली यूज़ होता है एवैक्स के लिए। ठीक है, एवैक्स से जो एयर अटैक्स होते हैं उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए S-400। ठीक है, एंड मिसाइल्स कौन से यूज़ होते हैं इसमें अलग अलग मिसाइल्स यूज़ होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है जिसकी रेंज आपकी 350 से 400 किलोमीटर्स तक की होती है, वो है 440 N6E, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से आता है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि US नोराद है। इसमें भी अलग अलग, अब देखो ये मत समझना कि ये कोई एक सिंगुलर डिफेंस सिस्टम है। इसमें बहुत सारे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उसको मिला करके इसको एक रेंज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं अभी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की। US नोराड है, रशिया का ADF है। तो अब ये क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म उसके रेंज के लिए देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेंज के लिए देखते हैं। बेसिकली आपको अगर पूरा कंट्री पे नज़र रखनी है तो ये यूज़ होता है। एंड इसमें 3D रेडार सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, तो 3D रेडार सिस्टम यूज़ होता है इसमें एंड काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। तो ये है टाइप्स कुछ हमारे डिफेंस सिस्टम के जो भी हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रीफ था उसके बारे में। अभी हम देखते हैं ओवरव्यू इंजीनियरिंग का, जो भी हम यूज़ करते हैं उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है डिफेंस सिस्टम का आर्किटेक्चर, एक ओवरव्यू कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लिंक्स है, रडार सिस्टम है, इंटरसेप्टर्स हैं एंड कमांड टूल्स है। सबसे पहले बात करते हैं रडार सिस्टम की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेज़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की डेस्टिनेशन, जो डिस्टेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को एज सुन एज वो रेडार के विपरीत आते हैं, रेडार के पास आते हैं। हाँ, बात करते हैं उसके बाद इंटरसेप्टर्स की या फिर कम्युनिकेशन लिंक्स की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लिंक्स क्या करते हैं कि सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखते हैं, जैसे कमांड टूल हो गया, इंटरसेप्टर्स हो गया, इनको जोड़ना, इसमें लेटेंसी कम करना, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना, ये होता है कम्युनिकेशन लिंक्स का काम। ठीक है, सिक्योर एंड फास्ट कम्युनिकेशन बनाना। कमांड टूल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके रस्ट पे या फिर C++ पे लिखे जाते हैं एंड बेसिकली एक इंटरसेप्टर्स को ये डिसीजन भेजते हैं कहाँ पे अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। वो सारा डेटा रेडार सिस्टम से जो आता है वो यहाँ पार्स होता है, इसके समझ सकते हो आप एक एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद से इंटरसेप्टर्स में आते हैं मिसाइल्स, जो कि हमने यहाँ पे बात करी। यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि AIM-120C जो मिसाइल थी एंड यहाँ पे 40N6E जो मिसाइल थी, वो आते हैं इंटरसेप्टर्स में, उनको एज ए इंटरसेप्टर बोलते हैं। जहाँ से जो कोऑर्डिनेशन सेंड होती है उसके बेसिस पे ये मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। अब ये भी हम अभी आगे देखेंगे कि ये जो मिसाइल्स हैं ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट होकर उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अटैक करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वेक्टर का कैलकुलेशन होता है प्रॉपर एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कोऑर्डिनेशन
डिफाइन करके वहाँ पे इंटरसेप्टर्स को अटैक कराया जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेडार इंजीनियरिंग की। देखो रेडार इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, हमें लगता है यार इतना आसान है चीज़ें, रेडार से कुछ भी रिसीव करके और डेटा उसका पता लगाना बहुत आसान है, बट नॉट इन रियल लाइफ केस, जहाँ पे आपके पास नॉइज़ है, डिफरेंट टारगेट्स हैं, बर्ड्स हैं, ड्रोन्स हैं, प्लेन्स हैं, कमर्शियल प्लेन्स हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग बिकम्स अ हेल लॉट ऑफ चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे आपके होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ तो होते हैं रेडार ट्रांसमीटर्स जो एमिट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस कैसे होते हैं, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स ली है, पीसीएम लिया हुआ है तो आपको पता होगा, फिजिक्स में या पीसीबी लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कुछ वेव्स होते हैं, पल्सेस जो है वो वेव्स होते हैं इस तरीके से, एंड ये कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके इस तरीके से वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैचर होता है, एंटीना बोल सकते हैं बेसिकली, ये इसको कैच करता है एंड पता करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये टोटल वर्किंग है, इसका एक छोटा सा वर्किंग है, बहुत ब्रीफ, रेडार ट्रांसमीटर्स का। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे देखो रिसीवर्स लिखा है ना, यहाँ पे रिसीवर्स, जो भी आप एंटीना बोलते हो, एंटीना के थ्रू, मैं एंटीना एक बहुत ही सिंपल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ रिसीवर्स बोल सकते हो आप, जो रिफ्लेक्शन को कैच करते हैं। अच्छा, फेज्ड एरे रेडार है, यूज़ इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड बीम्स, मैकेनिकली रोटेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड क्या आता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ कमांड्स दे करके इनकी स्टीयरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। सपोज दैट बीम्स नॉर्थ के साइड से अगर आपको कैच करनी है, बीम्स साउथ के साइड से कैच करनी है, किस डायरेक्शन से कैच करनी है, वो चीज़ें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बता सकते हो। फ़ायदा होता है बिकॉज मैकेनिकली उसको रोटेट करना इस थोड़ा सा टफ एंड प्रॉब्लमेटिक भी है, उतना अच्छा भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेव्स कैसे होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सर्किट्स के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जनरेट की जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी क्यों, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कराने के लिए। अगर आपने पढ़ा है, एसएचएम पढ़ा है या फिर वेव्स पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ये दूर जाते जाते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है एंड जो वेव लेंथ है वो बढ़ती जाती है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा रखनी होती है ताकि ये दूर तक ट्रेवल कर पाए। रियल टाइम ट्रैकिंग की बात करते हैं तो रियल टाइम ट्रैकिंग में मिनिमम आपके 10 to 20 टारगेट्स आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, मल्टीपल विद इन अ सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स। ये मिली सेकेंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बहुत सारे एयरक्राफ्ट आपको बहुत कम सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है एंड इंटरसेप्टर को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। रियल टाइम में आपको मिनिमम 10 to 20 मिली सेकेंड से विद इन मिली सेकेंड्स में आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो मैं आपको बताता हूँ, एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो आप कोड लिखते हो उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स यूज़ होते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो कि हार्डवेयर के थ्रू होती है एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हार्डवेयर, बेसिकली एक एम्बेडेड सिस्टम्स आप कह सकते हो। एडवांस डीएसपी एल्गोरिथम्स, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम्स क्यों यूज़ होते हैं, बिकॉज आपको नियरेस्ट लोकेशन पता करनी है, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता करना है, आपको ये भी चीज़ पता करनी है कि आपका अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ बेसिकली ग्लोब है, तो आपको उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अटैक करना है कि तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, बिकॉज लाइन इज़ नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ ग्लोब, लाइन इज़ नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द ग्लोब। ठीक है, ये तो कंफर्म होगा आपको, बिकॉज अगर आप ग्लोब पे लाइन बनाते हो दैट बिकम्स कर्वी लाइन, सो दैट विल नॉट बी अ शॉर्टेस्ट पाथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स कुछ डिफरेंट रूट लेते हैं फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि आपको 2D मैप में बहुत बड़ा लगता है, बट उसको जब आप 3D में देखते हो तो वो शॉर्टेस्ट रूट होता है। इसके वजह से बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं ताकि शॉर्टेस्ट रूट पता लगाया जा सके एंड और भी सारी चीज़ें सिग्नल एनालिसिस की जा सके। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कमांड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्नल्स तो आपने प्रोसेस करा दिए, सिग्नल्स आपके पास आ गए, बट उस सिग्नल के डेटा से आपको करना क्या है वो बताएगा कमांड एंड कंट्रोल। जैसे आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा आ गया, बट वो आपके रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, या फिर जो भी आपके पास मशीनरी है उसके रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाएगा कौन, कमांड्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये रडार का डेटा लेगा,
कलेक्ट करेगा सारा डेटा, मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पार्स करेगा उनको, कुछ अपने डीएसपी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू डिस्टेंस डिफाइन करेगा, शॉर्टेस्ट रूट देखेगा। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद एक इंटरसेप्टर को पास देगा कि आप इस पाथ के थ्रू जा सकते हैं। एसेस द थ्रेट, एनालाइज द डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स। कितना बड़ा थ्रेट है, किस तरीके का थ्रेट है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आइडेंटिफाई होती है। यहाँ पे देखो एआई मॉडल्स भी आते हैं यहाँ पे फॉल्स अलार्म्स को डिटेक्ट करने के लिए। हो सकता है कोई बर्ड आ जाए, हो सकता हो कि कमर्शियल प्लेन्स आ जाए, कुछ भी ऐसे आ जाए, तो वो सारी चीज़ें एक एआई मॉडल होता है जो डिटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, फिजिकली भी बहुत सारे ट्वीक्स होते हैं जिनके थ्रू ये नॉर्मल किया था, ये कंट्रोल किया था, बट एआई मॉडल्स के थ्रू भी इसको कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है कि फॉल्स अलार्म्स ना हो, बिकॉज एक मिसाइल कॉस्ट लैक ऑफ रुपीज़, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर एक फॉल्स अलार्म और फॉल्स मिसाइल ट्रेजेक्ट्री पकड़ ले तो। ठीक है, प्रिडिक्ट ट्रेजेक्ट्रीज। तो प्रिडिक्ट ट्रेजेक्ट्रीज में बेसिकली यूज फिजिक्स मॉडल टू फोरकास्ट पाथ। ये मैं अगर आपने वेक्टर पढ़ा है 11th की मैथमेटिक्स में, बहुत काम आता है प्रिडिक्ट ट्रेजेक्ट्रीज में। एआई का बहुत यूज़ होता है प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेजेक्ट्रीज को, और किस तरीके की ट्रेजेक्ट्रीज प्रिडिक्ट करनी है, उस ट्रेजेक्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई और दूसरी बिल्डिंग तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें काम होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को समझना चाहिए कि किस तरीके से ये बन रहा है, किस तरीके से आप लाइव जीपीएस की लोकेशन ले रहे हो ताकि पता चल सके कि कितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे एल्टीट्यूड है, उस हिसाब से आप मिसाइल्स को फायर कर सको। एंड बहुत सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा फीड की जाती हैं, जिसके बेसिस पे ये सारे प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, ट्रेजेक्ट्री डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से असाइन द इंटरसेप्टर्स अबाउट द ट्रेजेक्ट्री, टेल देम अबाउट द ट्रेजेक्ट्रीज, टेल देम अबाउट द थ्रेट, कितना बड़ा थ्रेट है, क्या है, वो सारी चीज़ें इंटरसेप्टर में डाल दो। इंटरसेप्टर्स कैसे वर्क करता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट इंटरसेप्टर्स, लॉन्च द सेलेक्टेड मिसाइल्स टू इंटरसेप्ट। ठीक है, सेलेक्टेड मिसाइल्स, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर कई सारी मिसाइल्स हो सकती है, कौन सी मिसाइल एग्जीक्यूट करनी है, लॉन्च करनी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। लेट्स मूव टू थर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, बात करते हैं मिसाइल गाइडेंस इंजीनियरिंग की। अब चलो, मिसाइल हमने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर का काम कैसे है। यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से इंटरसेप्टर को मिलने के बाद, पाथ से रूट मिलने के बाद से क्या है, कैसे है, वो मिसाइल गाइडेंस बताएगा। अनमिटिगेटेड, ठीक है, इनकमिंग मिसाइल्स, इंडेंजर टारगेट्स, लॉन्च, सॉलिड रॉक मोटर इग्नाइट्स। अच्छा चलो, मोटर इग्नाइट्स हो जाता है, यहाँ पे जो भी इंजन्स हैं वो इग्नाइट हो जा रहे हैं। इसके बाद से क्या प्रोसेस है कि मिड कोर्स गाइडेंस, इनर्शियल नेविगेशन क्या है। इनर्शियल नेविगेशन आपने देखा होगा, एक तरफ जो रॉकेट का बर्स्ट है वो जाता है, उसके अपोजिट साइड जो रॉकेट है वो उड़ना शुरू कर देता है। उसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग जगह से बर्स्ट करते हैं फ्लेम्स को, ताकि इनर्शियल नेविगेशन दिया जा सके। ठीक है, जैसे कि आप जो बर्स्ट करते हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करे बेसिकली। ठीक है, तो इनर्शियल नेविगेशन में वही आता है। ठीक है, विद रेडार अपडेट्स, बेसिकली रेडार अपडेट्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज अगर आपको ट्रेजेक्ट्री सपोज दैट कुछ ऐसे चाहिए एंड रेडार अपडेट्स नहीं है, यहाँ पे जा करके उसने कोई और पाथ ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लाइव रेडार अपडेट्स भी होने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टर्मिनल गाइडेंस, एक्टिव रेडार IRC करेंगे। ठीक है, इसके बाद से एक्टिव रेडार IRC कर सेंगे, ये आपके रेडार के साथ IR के साथ। IR बेसिकली अगर आपने आईफोन देखा है या फिर रेडमी के फ़ोन्स पहले आते थे, तो उसमें क्या होता था, एक छोटा सा होल होता था, पिन होल होता था, यहाँ पे ग्लास लगा होता था, या फिर आपने IR ब्लास्टर्स बोलते थे उनको। एंड उससे क्या होता था कि आप AC कंट्रोल कर सकते थे, आप डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे। तो वो IR ब्लास्टर्स होते हैं, जो बेसिकली एक अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रो करते हैं, जिसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। प्रीटी बंच ऑफ टेक्निकल स्टफ्स, तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी के लिए, बट मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ बता दिया। थ्रेट एलिमिनेटेड, इंटरसेप्टर डिस्ट्रॉयज द इनकमिंग मिसाइल। ठीक है, सपोज दैट कोई भी मिसाइल आ रहा है, ये प्रोसेस से होने के बाद से उसे ट्रेजेक्ट्री भी मिल गई, वो लाइव फीडबैक्स पे अपडेट भी ले रहा है, लॉन्च भी हो चुका है। अभी उसको IR से सारे अपडेट्स भी मिल रहा है। IR मतलब कि सामने वो अगर सामने विजुअली अल्ट्रावायलेट जो IR ब्लास्टर्स हैं उनके थ्रू उसको सामने दिख भी रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही पाथ है, सही ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, तो वो गाइडेंस मिलती रह रही है। उसके बाद से वो सारी चीज़ें करने के बाद पहुंचता है अपने टारगेट पे एंड थ्रेट को एलिमिनेट करता है। इसमें क्या क्या काम आता है वो देखते हैं।
ठीक है। प्रपल्सन सिस्टम के लिए सॉलिड फ्यूल रॉकेट डायनामिक्स काम आते हैं आपके, बेसिकली कि किस तरफ आपको ज़्यादा झुकाव रखना है, किस तरफ आपको प्रोपेल ज़्यादा करना है, किस तरफ आपको बर्स्ट ज़्यादा देना है, वो सारी चीज़ें। हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पता होगा कि JF-16 जो कि पाकिस्तान ने भेजा था, जिसको गिरा दिया है इंडिया ने, JF-16 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हीट की, ठीक है। इसकी वजह से इनके इंजन्स पे बहुत लोड पड़ता है, तो हीट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है JF-16 में। तो हीट रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसाइल्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए, जैसे मैंने JF-16 का एग्जांपल दिया आपको। आगे बढ़ते हैं गाइडेंस सिस्टम में। तो कैलमैन फिल्टर्स, आई डोंट नो मच अबाउट कैलमैन फिल्टर्स, आई हैव डन माई रिसर्च कि कैसे कैसे वर्क करता है एंड पिक दिस फ्रॉम देयर। INS PID कंट्रोलर्स, तो PID कंट्रोलर्स एक्चुअली एक डिवाइस कह सकते हो आप, डिवाइस होते हैं जो कि एक्चुअल डेटा एंड डिज़ायर्ड डेटा के बीच में डिफरेंस बताते हैं। बहुत ब्रीफ में यही होता है। एक्चुएशन सिस्टम्स, फिन्स, नोजल्स, थ्रस्ट, वेक्टरिंग, जैसे मैंने बताया था वेक्टरिंग आपको, वेक्टर अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस वगैरह कुछ इसी तरीके से पता करते हैं, उसमें अपने फॉर्मूलेज भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिन्स, नोजल्स किस तरीके से एडजस्ट करें कि वो डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँच सके, टू एडजस्ट द फ्लाइट मिड एयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ इंजीनियरिंग पे। देख रहे हो आप कितना वास्ट है डिफेंस सिस्टम और कितना जटिल है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको बिल्ड करना। सो हैट्स ऑफ टू इंजीनियर्स जो इसे बिल्ड करते हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग इन वीडियो and we have done just the theoretical research on this, बट एक्चुअली में जो इसे बिल्ड कर रहे होंगे, सोचो यार वो किस लेवल का काम कर रहे होंगे। तो हैट्स ऑफ टू देम। अब बात करते हैं फोर्थ इंजीनियरिंग की, विच इज़ नेटवर्क इंजीनियरिंग, विच इज़ वेरी 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 क्रूशियल, बिकॉज यू डोंट वांट योर मिसाइल्स टू बी फायर्ड ऑन यू, ठीक है। वहाँ पे आते हैं साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, जहाँ पे आप बहुत इम्पॉर्टेंट है लो लेटेंसी नेटवर्किंग, बिकॉज आपको लेटेंसी नहीं चाहिए। जब भी आपके पास डेटा आया, सपोज दैट 1 किलोमीटर के अंदर ही आपके मिसाइल्स, एंड लेटेंसी आपको विद इन सेकेंड्स चाहिए कि यार आपको एज सुन एज डेटा रिसीव हुआ एंड आपने मिसाइल्स को फायर किया, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क होता है लो लेटेंसी नेटवर्किंग का। इसको करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए यूज़ होता है फाइबर केबल्स का। मैंने कहीं लिखा भी होगा, हाँ यार, फाइबर केबल्स का यूज़ होता है, ठीक है। एंड ताकि लो लेटेंसी मेंटेन रहे। एंड बात करते हैं सिक्योर एम्बेडेड सिस्टम्स की, विच कम्स इन द साइबर सिक्योरिटी। तो आप नहीं चाहोगे यार कि आपका मिसाइल आपको ही टारगेट कर दे एंड इधर उधर टारगेट करके चला जाए, या फिर कोई और दूसरा पर्सन हो जो हैक करके आपके मिसाइल्स को टारगेट करा सके, या फिर लॉन्च करा सके, या फिर बर्स्ट करा सके। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहोगे, उसके लिए आती है साइबर सिक्योरिटी। एंड डिफेंस सिस्टम में मानो ना मानो बहुत अच्छे लेवल की साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग, बेसिकली जो आपको डेटा मिलता है फ्रीक्वेंसी से, रडार से, वो बहुत रॉ होता है, ठीक है। एंड टू डिटरमाइन द डेटा, एक्चुअल डेटा, ह्यूमन रीडेबल डेटा फ्रॉम दैट इज़ प्रीटी टफ। तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग काम में आती है, एंड वहाँ पे इंजीनियर्स उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एक सॉफ्टवेयर रीडेबल या ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ सके। सिक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं तो एनक्रिप्शन एंड एंटी जैमिंग बेसिकली बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आपका कोई मिसाइल का नेटवर्क है, किसी भी तरीके का नेटवर्क है, वो कोई जैम हो सके। तो वहाँ पे एंटी जैमिंग आप टेक्निक्स भी लगाओगे, एनक्रिप्शन भी लगाओगे, प्लस आप अपना बैंडविड्थ लेकर के जाओगे, अपने एक सेट ऑफ जो बैंडविड्थ का रूल होता है वो आप लेकर जाओगे, पॉलिसीज़ लेकर के जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें काम आते हैं, पॉलिसीज़, एनक्रिप्शंस, कीज़, एंटी जैमिंग। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखी हुई हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन साइबर सिक्योरिटी जो कि काम में आती हैं, एक्चुअली में बहुत मायने रखती हैं साइबर सिक्योरिटी में, डिफेंस सिस्टम में। बहुत बहुत क्रूशियल चीज़ है ये। फाइबर ऑप्टिक लिंक्स, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि लो लेटेंसी नेटवर्किंग के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। RF लिंक्स सेम है, टू मेंटेन द सिक्योर एम्बेडेड सिस्टम एंड लो लेटेंसी नेटवर्किंग, RF सिस्टम का होता है। अच्छा, इन सभी को मेंटेन करने के लिए चलो बोनस में एक और चीज़ बता देता हूँ। इन सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी यूज़ होती है, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क कर सके। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करते, एक भी चीज़ इसमें से एक भी चीज़ अगर इधर उधर होती है, द मिसाइल विल नॉट लॉन्च और इट विल नॉट फाइंड इट्स टारगेट, तो प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। तो इस पूरे लूप को कोऑर्डिनेट कराने के लिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी काम में आती है। ये फाइनल इतना बड़ा ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये पूरा बिहाइंड द सीन है, बहुत ब्रीफ बिहाइंड द सीन है। जो एक्चुअल में चलता है वो तो इससे कई गुना ज़्यादा होता है, बट हाँ, बहुत आपको ब्रीफ में अगर आप
जानना चाहो कि किस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें, तो वो ये है। काफ़ी टाइम लगा के मैंने भी रिसर्च किया, आई गॉट टू नो थिंग्स, मैंने ग्राफ्स बनाए एंड प्रेजेंटेड इट टू यू। तो बताओ यार कैसा लगा आपको ये पूरा मैकेनिज़्म, ये पूरा चीज़ें आपको कैसी समझ में आई? मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैंने रिसर्च करी एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि यार इतनी चीज़ें पीछे चल रही हैं एंड बिल्कुल विदाउट लेटेंसी, मतलब लेटेंसी बहुत कम है। हम यहाँ पे झगड़ रहे हैं एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, कौन अच्छी वेबसाइट्स बना रहा है, बट जहाँ पे एक्चुअल नीड है लो लेटेंसी की, वहाँ पे देखो कितनी अच्छी इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है। सो इंजीनियरिंग हर जगह है, मैं यही बोलूँगा। जहाँ से आप देखना चाहो, बस आपका इंटरेस्टिंग दिमाग होना चाहिए कि यार हाँ, यहाँ भी इंजीनियरिंग है, यहाँ भी इंजीनियरिंग है। बताओ आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा रेडार सिस्टम्स के बारे में जानना। इसी तरीके कुछ एडवांस्ड इंजीनियरिंग टॉपिक सीखने के लिए, समझने के लिए फॉलो कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।